हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम मनी एंड बैंकिंग का पार्ट सेकंड करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं मनी के, मनी सप्लाई क्या होता है, टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है, बैंक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या होते हैं एंड सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्विक हो, एड्रेस्ड हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में से कि मनी सप्लाई होता क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि मनी सप्लाई होता क्या है। मनी सप्लाई एक तरीके से स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था कि स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। मनी सप्लाई यानी कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कितना पैसा पड़ा है, यानी कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ द मेजर टू अंडरस्टैंड एंड टू नो द सप्लाई, द स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय द पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि आपके पास एट पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा पड़ा है, ठीक है। पब्लिक के पास कितना करेंसी, कितना पैसा पड़ा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसको मेजर करना, है ना, इसको है ना आइडेंटिफाई करना, ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 4 मेजर्स हैं। देखो M1, M2, M3 एंड M4, ये 4 मेजर्स है जिसके थ्रू स्टॉक ऑफ मनी को मेजर करते हैं। ये दोनों आपकी सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, इन दोनों को हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ M3 एंड M4 भी कोई मेजर होते हैं, ठीक है। M1 एंड M2 आप बोल सकते हो ये हाईली लिक्विड है और M1 को हम नैरो मनी भी बोलते हैं, नैरो मनी, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शन मनी, ठीक है बच्चों। ये आप चीज़ याद रखना। हाईली लिक्विड कौन सी है? M1 हाईली लिक्विड है। अब M1 में आता क्या है, यानी कि हम जब, है ना, मनी के सप्लाई को, यानी कि बोल सकते हैं मनी के स्टॉक को हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पूरे कंट्री के अंदर कितना पैसा है, तो हम क्या इंक्लूड करेंगे। देखो हम बोल सकते हैं कि M1 में क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले करेंसी जो आपके पास है। सबसे पहले मुझे बताओ कि आपका जो वॉलेट है उस वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है ना। इंडिविजुअल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि भी आपके वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है, यानी आपके पास करेंसी कितनी पड़ी है, पहले ये बताओ, ठीक है। हो सकता है आपके पास 1000 पड़े हो सकता है 2000 पड़े हो, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी पड़े हो। मैं एग्जाम्पल के तौर से चल रहा हूँ ना, इंडिविजुअल को लेकर चल रहा हूँ। अगर आपके पास करेंसी पड़ी है आपके वॉलेट में, हो सकता है कोई करेंसी आपके बैंक में भी डिपॉजिट हो, है ना, उसको हम प्यार से बोल देते हैं डिमांड डिपॉजिट। यानी डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, यानी कि आपका पैसा आपके पास नहीं है लेकिन किसके पास है, बैंक के पास है। जब आपकी मर्जी हो जाके आप बैंक से उसको विड्रॉ कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, ठीक है, जाके ATM से कर सकते हो, यानी कि वो मनी आपकी ही है लेकिन पड़ी बैंक के पास है। ये आप चीज़ याद रख लेना। डिमांड डिपॉजिट, सबसे पहले करेंसी जो आपके पास है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट, तीसरा बोल सकते हो कि अदर डिमांड डिपॉजिट्स विथ RBI। अब RBI के साथ कौन डिमांड डिपॉजिट करता है एज अ, यानी RBI क्या है, RBI एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बैंकों का बैंक है, बैंक्स का भी बैंक है, ठीक है। RBI के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अब मुझे बताओ कि आप तो कहाँ पे डिपॉजिट करते हो। कोई भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल है वो अपना पैसे को कहाँ पे, है ना, कहाँ पे डिपॉजिट करता है, हम करते हैं बैंक में। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि नाबार्ड है। सबसे पहले जो नाबार्ड है, ठीक है, हमको पता है ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, है ना, एग्रीकल्चरल वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो जो ये डिपॉजिट रखती है वो इन बैंक्स के साथ नहीं रखती, जो ये डिपॉजिट रखती है वो इन बड़े बैंक्स के साथ रखती है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं IMF, ठीक है, एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आपको पता होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, जो इनके फंड्स होते हैं, ठीक है, ये जो RBI के साथ अपने फंड्स को रख के रखते हैं ना, आप बोल सकते हो कि इनके फंड्स हैं लेकिन पड़े RBI के पास है
है ना, तो वो किस में कैलकुलेट होंगे, वो M1 में कैलकुलेट होंगे, वो मनी सप्लाई में कैलकुलेट होंगे। बच्चों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई और यहाँ पे स्टॉक लिख रखा है। मनी सप्लाई इट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट विच मेजर्स द स्टॉक ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द कंट्री। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना। M1 में करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, यानी कि सबसे पहले नाबार्ड, दूसरा IMF एंड वर्ल्ड बैंक, एंड तीसरा आप बोल सकते हो कि फॉरेन बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कहाँ पे पड़े हैं, आरबीआई के पास पड़े हैं। यानी कि मुझे पता लगाना है कि पैसे का फ्लो कितना है, पैसे का है ना, पैसा कितना है एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि एक सबके पास करेंसी कितना है, ठीक है ना, पैसे कितने पड़े हैं सबके पास, उनके वॉलेट में, है ना, कैश करेंसी उनके पास, और दूसरा उनकी करेंसी जो बैंक्स के पास डिपॉजिट है, जिसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, एंड तीसरा उनका डिपॉजिट आरबीआई के साथ, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो कि हो सकता है नाबार्ड का डिपॉजिट्स, IMF है ना, वर्ल्ड बैंक का डिपॉजिट, एंड फॉरेन बैंक एंड इन्वेस्टमेंट्स का डिपॉजिट कहाँ पे, आरबीआई के पास। याद रखना, इसको हम M1 बोलते हैं, यानी कि इट इज अ मेजर टू कैलकुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, M1 नैरो मनी भी है और ट्रांजेक्शन मनी भी हम बोलते हैं, हाईली लिक्विड मनी होती है। बच्चों याद रखना कि जब हम टाइप्स ऑफ मनी पढ़ते हैं, उसके अंदर एक मनी होती है जिसको हम बोलते हैं फिएट मनी। याद रखना, फिएट मनी, ये मनी क्या है, ये मनी है, देखो क्या होता है, कभी भी आरबीआई जब नोट्स को प्रिंट करता है ना, तब उसके बदले गोल्ड को रखता है, उसी वैल्यू के गोल्ड को रखता है, और जितना वैल्यू है ना गोल्ड का वहाँ पे रखा जाता है, उतने ही वैल्यू की करेंसी आरबीआई छापता है, प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कमोडिटी, कोई गोल्ड नहीं रखा जा रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इट इज़ द मनी विच इज़ जनरेटेड थ्रू कमांड, है ना, के लिए गवर्नमेंट कमांड करती है, एंड आरबीआई यूज टू प्रिंट दैट मनी। इसको हम कौन सी मनी बोलते हैं, फिएट मनी। यानी इसके पीछे कोई भी गोल्ड डिपॉजिट नहीं हो रहा है, लेकिन ये मनी कैसे प्रिंट हो रही है, इट इज़ प्रिंटेड ऑन डिमांड। ठीक है, जो मनी डिमांड पे प्रिंट हो रही है उसको हम कौन सी मनी बोलते हैं, फिएट मनी। और दूसरा देखो मनी आ जाता है, वो होता है बैंक मनी, अब बैंक मनी यानी कि कौन सा मनी, यानी कि वो मनी जो हमने बैंक को दे रखा है। कौन सी मनी, जो हमने बैंक को दे रखा है, यानी इट इज अ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, हम देखेंगे कमर्शियल बैंक आरबीआई क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए ये याद रख लो। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कमोडिटी मनी, यानी कि देखो गोल्ड सिल्वर है। ठीक है, फोर्थ टाइप की मनी होती है जिसको हम बोलते हैं ई मनी, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है, आपका पैसा जो पेटीएम पर है, ठीक है, फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब प्लेटफॉर्म्स में जो आपका पैसा है, जो आपका पैसा स्टोर हो रखा है, कहते हैं ई मनी कहते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने मनी के बारे में पढ़ लिया है, मनी के फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने मनी सप्लाई पढ़ ली है, हमने कंपोनेंट्स ऑफ मनी पढ़ ली है, मेजर्स ऑफ मनी पढ़ ली है, टाइप ऑफ मनी पढ़ ली है। तो जल्दी से अब हम देखते हैं कि बैंक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या होते हैं, एंड सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि टाइप्स ऑफ बैंक्स में 2 बैंक्स हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंक में आपको 2 बैंक मेजरली देखने को मिल जाएंगे। ऐसे इसका डिवीजन बहुत बड़ा है। ठीक है, वो आप आगे जाके उसको सीखोगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स में देखो मेजरली सबसे पहले आ जाता है आरबीआई, यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, एंड दूसरा जाता है हमारा कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब ये कमर्शियल बैंक इतना बड़ा टर्म मत लो, जो आप बैंक बोलते हो ना, जैसे HDFC है, आई है, ठीक है ना, बहुत सारे बैंक्स हैं, वो क्या है, वो बैंक है, कमर्शियल बैंक है। ठीक है, बस इसको बोल दो कमर्शियल बैंक। और जो बैंकों का भी बैंक है उसको हम क्या बोलते हैं, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, अभी इसको नोट कर लो कि ये क्या है, ये एक अपेक्स बॉडी है, जो कि कब फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 1935 को थ्रू आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है बच्चों, इसकी डेट एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। इसकी डेट है 1 अप्रैल, इसको लिख लो आप 1 अप्रैल। ठीक है, फॉर्म कब हुआ था, April 1, 1935, एंड किस एक्ट से, आरबीआई एक्ट 1934। बच्चों ये आपको याद रखना। देखो
जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो बैंक्स के भी बैंक होते हैं, एपेक्स बॉडी होती है, ठीक है। जो आरबीआई होते हैं वो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स टीचर्स को रेगुलेट करती है ना, जैसे प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, टीचर्स को रेगुलेट करते हैं। कोई भी कमांड देना हो, कोई भी पॉलिसी जनरेट करनी हो, स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी हो, ठीक है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करना हो, कैसी भी जो भी चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल टीचर्स को डायरेक्ट करता है, टीचर्स प्रिंसिपल्स को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो भी वो काम कर रहे हैं कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में फॉर्म हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, अभी पॉज करो वीडियो को, कमेंट में जाके डेट लिख दो। अगर डेट लिख दोगे तो आपको पूरी तरीके से ये डेट याद हो जाएगी। याद रखना बच्चों कि इकोनॉमिक्स में डेट्स आपको पूछी जा सकती हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में। बच्चों याद रखना कि जो आरबीआई है यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है, ये नोट्स इशू करता है। नोट्स क्या करता है, नोट्स इशू करता है। ये हम जब इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, है ना। आरबीआई क्या प्रिंट करता है, नोट प्रिंट करता है। तो मुझे बताओ कॉइन्स कौन प्रिंट करता है, कॉइन्स कौन प्रिंट करता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी बताओ कि कॉइन्स कौन प्रिंट करता है। तो बच्चों आरबीआई कॉइन्स प्रिंट नहीं करता है। 1 और 2 रुपीस के जो कॉइन है वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, उसके प्रोडक्शन करती है, ठीक है। आरबीआई नहीं करता। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। होप करता हूं कि अभी तक आपको फंक्शंस, मनी का सप्लाई, ठीक है, टाइप्स ऑफ मनी, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से अब हम जंप करते हैं फंक्शंस ऑफ विच बैंक, सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ विच बैंक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के नीचे आते हैं कमर्शियल बैंक्स, एंड कमर्शियल बैंक्स के नीचे आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है ना, आपके कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। बहुत सारे बैंक्स कहाँ पे आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए जिसमें ओनरशिप होती है ना, गवर्नमेंट की होती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि वो बैंक जो प्राइवेट हैं, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ठीक है, बहुत सारे बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारा एसबीआई, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप बाद में सीखोगे, ये इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो हम जल्दी से देखते हैं कि आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके रोल्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब चीज़ हम एक ही चीज़ में देख लेने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन नोट इशुइंग अथॉरिटी, यानी कि जो आरबीआई है वो एक अपेक्स बॉडी है, एक सोल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बोल सकते हैं एक सोल बॉडी है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि नोट को इशू करती है, ठीक है, नोट को प्रिंट करती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ठीक है। कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नोट को प्रिंट करती है और इसको प्रिंट करने की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ठीक है। याद रखना, इट्स अ नोट इशुइंग अथॉरिटी। कॉइन्स कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। कॉइन्स कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सेकंड देखो, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, यानी कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो सेल परचेज करता है, गवर्नमेंट को, है ना, क्या बोलते हैं, सपोर्ट करता है, उनके बिहाफ पे, है ना, मनी रिसीव करता है, उनके बिहाफ पे मनी डोनेट करता है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि आपका बैंक कौन है, हो सकता है आपका बैंक एचडीएफसी हो, आईसीएफसी, है ना, आईसीआईसीआई हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका बैंक है, वो आपके बिहाफ पे, ठीक है ना, काम करता है, ठीक है ना, आपके बिहाफ पे, ठीक है, वो काम करता है। लेकिन जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है, सो इट इज़ अ बैंकर टू गवर्नमेंट। हर एक सेल परचेज की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो करता है। आरबीआई गाइड करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, ठीक है ना, कुछ भी फाइनेंशियल पॉलिसीज बनानी है तो आरबीआई एक्ट करता है, ठीक है ना, एज अ गाइडिंग इंस्टीट्यूशन टू द गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट, ठीक है ना, क्योंकि सारा डेटा, सब कुछ फिगर्स किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो आरबीआई पॉलिसी फ्रेमवर्क में, रेगुलेशंस में हेल्प करता है गवर्नमेंट को, ठीक है बच्चों। थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक, यानी बैंकों का भी बैंक है, गवर्नमेंट का तो बैंक है लेकिन ये बैंकों का भी बैंक है, एंड सुपरवाइजरी बैंक है, यानी कि ये एक अपेक्स बॉडी है एंड सब बैंक्स के ऊपर ये अथॉरिटी रखता है, ठीक है। बैंक्स को, जैसे मान लो कभी कभार बैंक्स के पास क्या होते हैं, फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है। फंड्स की शॉर्ट कैसे होगी बैंक को, देखो बच्चों क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का मतलब क्या होता है, अभी पॉज करो वीडियो को, सोचो थोड़ी देर कि बैंक का मतलब क्या होता है। बैंक
क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन में डिफाइन करने की कोशिश करो बैंक को। मैं बता देता हूँ, बैंक का मतलब होता है कि एक ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपसे पैसे को डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, आपसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और आपको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा डिपॉजिट्स करा देते हैं बैंक के पास, ठीक है, बैंक्स के पास डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा होता है और बैंक ने लोन बहुत दे रखा होता है, लोन बहुत दे रखा होता है, तो बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ मनी जाती है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मनी जाती है। मुझे बताओ, अगर सारे लोग बैंक के पास आ जाएंगे और बोलने लगेंगे कि हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो बैंक कहाँ जाएगी, बैंक के पास तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो गया, तो बैंक्स कहाँ जाएगी, बैंक अपने बैंकर्स बैंक के पास जाएगी, अपेक्स बॉडी के पास जाएगी और उनसे बोलेगी कि हम अभी शॉर्टेज ऑफ फंड्स चल रहे हैं, आप हमको लोन प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो रेपो रेट पे जो आरबीआई है वो लोन प्रोवाइड करेगा बैंक को, ठीक है ना। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को चार्ज करना पड़ेगा आरबीआई को। हम पढ़ेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, एसएलआर, सीआरआर क्या होता है, सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर बैंक को शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाए, यानी कि बैंक के पास थोड़ी कमी घटी हो जाए, तो लोगों को देने के लिए वो कहां से लेता है, वो सुपरवाइजरी बैंक से लेता है, ये आप याद रखना। और मुझे बताओ, अगर कोई सरप्लस मनी है तो सरप्लस मनी कहां पे देता है, वो आरबीआई में सबमिट कर देता है उस मनी को, और जितना पैसा वो आरबीआई पे सबमिट करता है, आरबीआई उसको, ठीक है, इंटरेस्ट देता है उस पैसे का, ठीक है ना। जैसे बैंक हमको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, एफडी पे वगैरह पे, तो जब बैंक आरबीआई पर डिपॉजिट कराता है तब आरबीआई, तो कभी भी अगर कोई भी सरप्लस हो जाए, ठीक है, तो बैंक कहां पर डिपॉजिट कर देता है, आरबीआई को, और आरबीआई क्या प्रोवाइड करता है, आरबीआई उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, लेकिन हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ देखो, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि कुछ भी दिक्कत हो जाए बैंक के साथ, कुछ भी ना गफलेबाजी हो जाए, बैंक के पास पैसा नहीं रहे देने को, तो उसको बैंक को कौन संभालता है, बैंक को आके कौन सुपरवाइज करेगा, कौन संभालेगा, वो जो लास्ट रिजॉर्ट पे आके बचाने वाला है ना, होता ना कि यार हीरोइन डूब रही है, ठीक है ना, और उसको गुंडे पकड़ लिए हैं, कौन आता है लास्ट में, हीरो। कौन आता है, हीरो। अगर बैंक डूबने वाले हैं तो कौन आके बचाएगा उनको, हीरो आके बचाएगा, उसका नाम है आरबीआई होता है। फिफ्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कभी कभार क्या होता है कि इतना सेल परचेज हो जाती है, हम फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे पास फॉरेन करेंसी होती है ना, हम उसी से बाहर को, है ना, बाहर की जो भी कमोडिटीज हम खरीदते हैं एज अ गवर्नमेंट, जो भी हम कमोडिटी खरीदते हैं वो हम सब उस फॉरेन एक्सचेंज से खरीदते हैं। कभी कभार क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही हम सेल कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही परचेज कर लेते हैं, तो उसको मेंटेन करना, ठीक है, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि फॉरेन की करेंसी है, वो कम ना हो जाए, ठीक है, फॉरेन की करेंसी हमारे पास एक्स्ट्रा भी ज़्यादा नहीं पड़ी रहे, ठीक है ना, पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा, ठीक है, कम होगा तो हमको लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे इंप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। तो याद कर लो, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस को रेगुलेट करता है, ठीक है ना, इंटरवीन करता है मार्केट के अंदर, ये आप याद रखो। सिक्स्थ है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या होता है, इंटर बैंकिंग जो आपके बैंक चेक्स होते हैं उनको क्लियर करने की, है ना, क्लियर करने में मदद करता है। क्या होता है, जैसे कि दो बैंकों के बीच में आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उनको क्लियर करने का मदद करेगा आरबीआई, ठीक है ना। एक बैंक दूसरे बैंक को, है ना, लोन प्रोवाइड कर रहा है, एक बैंक दूसरे बैंक के, है ना, साथ डिपॉजिट कर रहा है, तो वो सारे फंक्शंस, इंटर बैंकिंग फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, आरबीआई परफॉर्म करता है। आपका जो चेक है वो एचडीएफसी का है, लेकिन अब क्या होगा, वो आईसीआईसी में क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आरबीआई एक्ट करता है बीच में, ठीक है ना, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सेवंथ में देखो, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्या होता है, जब मंदी होती है ना, जब इन्फ्लेशन होता है, मैंने आपको समझा दिया कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, और इसी का अपोजिट होता है डिफ्लेशन, ठीक है, यानी कि महंगाई हो गई और यहाँ पे मंदी हो गई, ठीक है ना, मार्केट में मंदी हो गई, कोई खरीद ही नहीं रहा, कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कि यार ठंडा ठंडा माहौल चल रहा है अभी मार्केट का, कुछ लग ही नहीं रहा मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। और इन्फ्लेशन यानी कि यार मार्केट में बहुत प्राइसें बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो इन दोनों को रेगुलेट करने का काम क्या करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई को पता चल रहा है कि यार
बहुत ज़्यादा प्राइजेस महंगी हो रही है तो क्या होगा, वो सब्सिडी बांटना चालू कर देगा ना, पीपल ना जो करेंसी है उसको फ्लो करना चालू कर देगा। जैसे ही लोगों के पास, हम ये पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, लेकिन हम आरबीआई का जब क्रेडिट कंट्रोल का फीचर पढ़ेंगे ना, जब क्रेडिट कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है, तब उसमें हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। अभी याद कर लो कि जो आरबीआई है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है कैसे, बाय रिलीजिंग द मनी और बाय एक्सट्रैक्टिंग द मनी। या तो मनी को रिलीज कर देगा या तो मनी को इकट्ठा कर देगा। ठीक है, अभी के लिए याद रखो, हम आगे जाके इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि आज की वीडियो में आपको मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ मनी, बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है ना, देखेंगे कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, एंड फोर्थ वीडियो में हम क्रेडिट क्रिएशन कर लेंगे एंड पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ जो भी आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, यदि जो आपको समझ में आया है तो वो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।